आज की इस क्लास में हम कारीगर और शिल्प के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आउट आप इस ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे यदि आप क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते हैं। आज का जो फोकस पॉइंट है वो है कारीगर और शिल्प। यदि हम कारीगर और शिल्प के थ्रू आउट बात करें तो ऋग्वेद में हमें बढ़ई, रथ निर्माता, कुम्हार और चर्मकार कारीगरों का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में हमें बढ़ई, रथ निर्माता, कुम्हार और चर्मकार कारीगरों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब यहाँ पे यदि हम रथ निर्माता की बात करें तो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमने आपको आर्यों के बारे में बताया, हमने आपको बताया था कि आर्यों की एक विशेषता क्या थी? अश्वरथ, घोड़े के रथ का प्रयोग आर्यों की एक विशेषता थी। अब ये जो घोड़े के रथ हैं जिनका प्रयोग आर्यों के द्वारा किया जाता था, अश्वरथ या घोड़े का रथ जिनका प्रयोग आर्यों के द्वारा किया जाता था, तो ये जो रथ का निर्माण है तो उस रथ को जो बनाने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? रथ निर्माता बोलेंगे। उस रथ को यानी घोड़े के रथ को जो बनाने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? रथ निर्माता बोलेंगे। और जो रथ निर्माता है, जो रथ को बनाने वाला है वो क्या कहलाएगा? कारीगर कहलाएगा। और जो रथ है वो क्या कहलाएगा? शिल्प कहलाएगा। क्या हम सीख रहे हैं? कारीगर और शिल्प के बारे में सीख रहे हैं। तो रथ को जो बनाने वाला है उसे हम कारीगर कहेंगे, और जो रथ है वो क्या है? शिल्प है। जो रथ है वो क्या है? शिल्प है। और उस रथ को जो बनाने वाला है वो क्या है? कारीगर है। कुम्हार, इसी प्रकार हम कुम्हार की बात करें तो कुम्हार का काम क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाना। तो कुम्हार के द्वारा कुम्हार का काम क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाना। इसके साथ साथ चित्रित भूरे बर्तन बनाना। तो ये जो चित्रित भूरे बर्तन और ये जो मिट्टी के बर्तन कुम्हार के द्वारा बनाया जा रहा है, कुम्हार के द्वारा जो बनाया जा रहा है वो क्या है? शिल्प है। यानी जो मिट्टी का बर्तन है, ये जो चित्रित भूरे बर्तन है, ये क्या है? शिल्प है। और इसको जो बनाने वाला है वो क्या कहलाएगा? कारीगर कहलाएगा। यानी जो कुम्हार है वो क्या है? कारीगर है। कुम्हार क्या है? कारीगर है। और कुम्हार के द्वारा जो मिट्टी के बर्तन और जो चित्रित भूरे बर्तन का निर्माण किया जा रहा है वो क्या है? शिल्प है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हमें ऋग्वेद में हमें किस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है? यास शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में हमें यास शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसका अर्थ क्या है? इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तांबे या कांस के लिए किया गया है। इस आयास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तांबे या कांस के लिए किया गया है। अब यूपीएससी एग्जाम में इस पॉइंट पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्वेश्चन बनने का। तो अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि जो आयास शब्द है, जो आयास है, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है तांबे या कांस से संबंधित है। कांस क्या होता है? तो कांस के बारे में हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि कांस के जो औजार हो कैसे बनाए जाते हैं? वो तांबे और टिन के मिश्रण से बनाया जाता है। जो कांस के औजार है वो तांबे और टिन के मिश्रण से बनाए जाते हैं। और हमने आपको बताया था कि जो आर्य लोग हैं, आर्य लोगों ने तांबे को कहां से प्राप्त किया था? आर्य लोगों ने तांबे को कहां से प्राप्त किया था? खेतड़ी खदानों से। आर्य लोगों ने तांबे को कहां से प्राप्त किया था? खेतड़ी खदानों से प्राप्त किया था। और एक खेतड़ी खदान कहां पे है? राजस्थान में है। आर्य लोगों ने तांबे को कहां से प्राप्त किया था? खेतड़ी खदानों से प्राप्त किया था, जो कहां पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इस समय क्या पता चलता है? इस समय पता चलता है कि आर्य लोग धातु के काम काज से परिचित थे। इस समय पता चलता है कि आर्य लोग धातु के काम काज से परिचित थे। यहां पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? हमें यह सीखने को मिल रहा है कि ऋग्वेद में हमें आयास शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। इस आयास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तांबे या कांस के लिए किया गया है। तांबे या कांस के लिए किया गया है। इससे हमें क्या स्पष्ट होता है? इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हम क्या जान पाते हैं? इससे हमें यह पता चलता है कि आर्य लोग धातु के काम काज से परिचित है। इससे हमें पता चलता है कि आर्य लोग धातु के काम काज से परिचित है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जो इस एनसीईआरटी के बुक के भीतर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड है व्यापार। ऋग्वैदिक काल का जो व्यापार है वो एक क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट एंगल। अब इस व्यापार के बारे में अगर हम देखें तो हमें क्या सीखने को मिल रहा है?
ऋग वैदिक काल में हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि नियमित व्यापार के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ऋग वैदिक काल में हमें नियमित व्यापार के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण नहीं देखने को मिलता है। ऋग वैदिक काल में नियमित व्यापार के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ऋग वैदिक काल में नियमित व्यापार के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अब यूपीएससी एग्जाम में इस फैक्ट को, इस कांसेप्ट को, यूपीएससी एग्जाम में इस कांसेप्ट को आपके सम्मुख क्वेश्चंस के रूप में कैसे रख सकता है? अगर वो रखता है कि ऋग वैदिक काल में नियमित व्यापार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर आपके सम्मुख इस स्टेटमेंट को आधार बना करके एक स्टेटमेंट रखा जाता है कि ऋग वैदिक काल में हमें नियमित व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है, या ऋग वैदिक काल में नियमित व्यापार होते थे, ऋग वैदिक काल में नियमित व्यापार होते थे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। अगर यूपीएससी एग्जाम में ये स्टेटमेंट आता है कि ऋग वैदिक काल में नियमित व्यापार होते थे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखा रहा है? एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट हमें ये सिखा रहा है कि ऋग वैदिक काल में नियमित व्यापार के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का ये। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखें। ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा भूमार्गों का इस्तेमाल किया गया। ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा किसका इस्तेमाल किया गया? भूमार्गों का इस्तेमाल किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का। यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा भूमार्गों का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ऋग्वेद में समुद्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद में समुद्र शब्द का जो उल्लेख देखने को मिलता है, उसका प्रयोग मुख्य रूप से पानी के विस्तार को दर्शाता है। एक पॉइंट में इस एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखा रहा है? आपको ये सिखा रहा है कि ऋग वैदिक काल के लोग भूमार्गों का इस्तेमाल करते थे। ऋग वैदिक काल के लोग भूमार्गों का इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ऋग्वेद में जो समुद्र शब्द का उल्लेख किया गया है, उसका मतलब क्या है? इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया गया है? इस शब्द का मतलब क्या है? ये जो शब्द ऋग्वेद में जो समुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, यह मुख्य रूप से पानी के विस्तार को दर्शाता है। ऋग्वेद में जो समुद्र शब्द का उल्लेख किया गया है, वो मुख्य रूप से पानी के विस्तार को दर्शाता है। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वो मुख्य रूप से पानी के विस्तार को दर्शाता है। तो इस पॉइंट से क्या क्लियर हो रहा है? इससे हमें ये क्लियर हो जा रहा है कि ऋग वैदिक काल के लोग भूमार्गों का इस्तेमाल करते थे, यानी समुद्र मार्ग का इस्तेमाल नहीं करते थे। इस फैक्ट से क्या क्लियर हो जा रहा है कि ऋग वैदिक काल के लोग भूमार्गों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन समुद्र मार्ग का इस्तेमाल नहीं करते थे। ऋग वैदिक काल के लोग भूमार्गों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन समुद्र मार्ग का इस्तेमाल नहीं करते थे। ऋग वैदिक काल के लोग भूमार्गों का इस्तेमाल क्यों करते थे? क्योंकि ऋग्वेद में जो समुद्र शब्द का उल्लेख किया गया है, वो क्या दर्शाता है? मुख्य रूप से पानी के विस्तार को दर्शाता है। क्योंकि ऋग्वेद में जो समुद्र शब्द का उल्लेख किया गया है, यह मुख्य रूप से पानी के विस्तार को दर्शाता है। अब एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर कि यूपीएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्वेश्चन पढ़ने का। इस बुक के थ्रू जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपके सम्मुख आ सकते हैं, उस कीवर्ड को आधार बनाकर मैं हर एक कॉन्सेप्ट, एक फैक्ट को एनालाइज कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ऋग वैदिक काल के लोग भूमार्गों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन समुद्री मार्ग का इस्तेमाल नहीं करते थे। ऋग वैदिक काल के लोग भूमार्गों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन समुद्री मार्ग का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब यदि यूपीएससी एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को आधार बना के अगर क्वेश्चंस पूछता है, आपके सम्मुख एक स्टेटमेंट आता है, यूपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके सम्मुख आता है कि ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा भूमार्गों का इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरा स्टेटमेंट आता है कि ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था।
यूपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके समूह का आता है जिसमें दो स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट लिखा है कि ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा भूमार्गों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा भूमार्गों का इस्तेमाल, क्योंकि ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा समुद्री मार्गों का इस्तेमाल नहीं किया गया। ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा समुद्री मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो क्लियर है। तो इन दो स्टेटमेंट से पहला क्या होगा, सही होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा समुद्र मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा समुद्री मार्ग का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऋग वैदिक काल के लोगों के द्वारा किस मार्ग का इस्तेमाल किया गया था, भूमार्गों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें ऋग्वेद में एक शब्द हमें पुर देखने को मिलता है। ऋग्वेद में एक शब्द हमें पुर देखने को मिलता है। इस पुर का अर्थ क्या होता है? ऋग्वेद में हमें एक शब्द पुर देखने को मिलता है। ऋग्वेद में हमें एक शब्द पुर देखने को मिलता है। इसका अर्थ क्या होता है? एक इकाई। इस पुर शब्द का उल्लेख क्या होता है? एक इकाई या इकाई समूह। इस पुर शब्द का अर्थ क्या होता है? एक इकाई या इकाई समूह। एक पॉइंट यहाँ क्लियर कर दिया गया है, यह शहर या किला नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड, यह शहर या किला नहीं है। ऋग्वेद में जो पुर शब्द आपको देखने को मिलता है, इसका अर्थ क्या है? एक इकाई या इकाई समूह है। यह शहर या किला नहीं है। इट इज क्लियर दैट कि ये जो पुर है यह शहर या किला नहीं है। एक पॉइंट, इस एक इकाई के बारे में क्या कहा गया है? इस एक इकाई में के बारे में कहा गया है कि हजारों दरवाजों वाला। ये जो इकाई है, एक इकाई जो समूह है, ये क्या है? हजारों दरवाजों वाला है। लेकिन ये अतिशयोक्ति को दर्शाता है। ये क्या है? अतिशयोक्ति को दर्शाता है। ये काफी बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। ये काफी बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। ये अतिशयोक्ति को दर्शाता है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या? जो चीजें, जो पॉइंट काफी, जो किसी के बारे में जो काफी बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा हो, तो ये तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। यानी ये जो एक इकाई या समूह है, ये हजारों दरवाजों वाला नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक इकाई के बारे में क्या कहा गया है? इस एक इकाई या समूह के बारे में क्या कहा गया है कि ये हजारों दरवाजों वाला है। लेकिन ये क्या है? एक अतिशयोक्ति है, यानी इसको काफी बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। तो दिस क्लियर दैट, तो यानी फाइनली मैं अगर आपको बता दूं, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा कि अतः आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। अतः आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। अतः आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। इट इज क्लियर दैट इस पुर शब्द का उल्लेख जो ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है, ये क्लियर कर दे रहा है इसका प्रयोग, या ये पुर शब्द या शहर या किला नहीं है। साथ ही साथ इससे भी क्लियर हो जा रहा है कि अतः आर्य शहरों में नहीं रहते थे। यानी आर्य का जो जीवन था वो शहरों पर आधारित नहीं था। अतः आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। दिस क्लियर है, अतः आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। हम इस बुक के कॉन्सेप्ट के थ्रू हमको क्या सीखने को मिल रहा है? अतः आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इस पुर का मतलब एक इकाई या इकाई समूह होता है, या शहर या किला नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया कि एक इकाई के लिए जो हजारों दरवाजों वाला, इस एक इकाई को जो हजारों दरवाजों वाला कहा जाता है, ये बात काफी बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। ये एक अतिशयोक्ति प्रतीत होता है, ये तर्कसंगत नहीं है। यानी ये जो एक इकाई है ये हजारों दरवाजों वाला नहीं है। इट इज फाइनली, अगर मैं इस पॉइंट पे अगर आपको फाइनली अगर आपको कहूं, तो ये पॉइंट आपको, ये फैक्ट, ये पॉइंट आपको ये सिखाना चाह रहा है, ये कॉन्सेप्ट, इस पॉइंट के थ्रू आउट जो आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको सीखने को मिल रहा है, ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि इट इज क्लियर दैट कि अतः आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। अतः आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे। अब एक यूपीएससी एग्जाम में एक स्टेटमेंट आपके सामने को आता है कि आर्य लोग शहरों में रहते थे। आर्य लोग शहरों में रहते थे। शहर आर्यों की एक विशेषता थी, या आर्य लोग शहरों में रहते थे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आपके समूह के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट आता है
कि शहर जो है आर्यों की एक विशेषता थी, शहर आर्यों की एक विशेषता थी, या आर्य लोग शहरों में रहते थे, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या हो, गलत, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि अतः आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे, अतः आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे, यानी शहर आर्यों की विशेषता नहीं थी, शहर आर्यों की विशेषता नहीं थी, शहर आर्यों की विशेषता नहीं थी। ये क्लियर, ये कॉन्सेप्ट हमें इसके थ्रू क्या कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं हम, शहर को लेकर क्या सीखने को मिल रहा है, आर्यों के शहरों के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि आर्य जो है आर्य शहरों में नहीं रहते थे, आर्य लोग शहरों में नहीं रहते थे, यानी शहर आर्यों की विशेषता नहीं थी, ये हमें सीखने को मिल रहा है। इस बुक के थ्रू ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो शहर है वो आर्यों की विशेषता नहीं थी, यानी आर्य लोग शहर में नहीं रहते थे। ये तो महत्वपूर्ण स्थल है हरियाणा और पंजाब। यदि हम हरियाणा और पंजाब की बात करें तो हरियाणा के भगवानपुर से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हरियाणा राज्य के भगवानपुर से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, चित्रित भूरे बर्तन प्राप्त होते हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। हरियाणा के भगवानपुर से, भगवानपुर जो हरियाणा में स्थित है, यहां से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, चित्रित भोरे बर्तन प्राप्त होते हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं, 13 कमरे वाले मिट्टी के घर प्राप्त होते हैं, 13 कमरे वाले मिट्टी के घर प्राप्त होते हैं। इस 13 कमरे वाले मिट्टी के घर से पता चलता है कि या किसी बड़े परिवार का घर था या किसी कबीले के प्रमुख का घर था। ये जो 13 कमरे वाले मिट्टी के घर आपको भगवानपुर से प्राप्त होते हैं, इससे क्या संकेत मिलता है, इससे ये संकेत मिलता है कि किसी बड़े परिवार का घर था या किसी कबीले के प्रमुख का घर रहा होगा। इसके साथ ही साथ हमें भगवानपुर से मवेशियों और घोड़ों की हड्डियां प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ हमें भगवानपुर से मवेशियों और घोड़ों की हड्डियां भी प्राप्त होती है। अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट एंगल हो गया, क्वेश्चन बनेगा कि भगवानपुर जो हरियाणा में स्थित है, यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है, चित्रित भूरे बर्तन प्राप्त हो रहे हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हो रहे हैं, 13 कमरे वाले मिट्टी के घर प्राप्त हो रहे हैं, मवेशियों और घोड़ों की हड्डियां प्राप्त हो रही हैं। यदि अब आपके समय क्वेश्चन आता है तो घोड़ों की हड्डियां निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो आंसर क्या होगा, भगवानपुर। आंसर क्या होगा, भगवानपुर। तो भगवानपुर से हमें क्या प्राप्त हुआ है, मवेशियों और घोड़ों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। अब यहाँ भगवानपुर से हमें क्या क्या नहीं प्राप्त हुआ है, एक इंपॉर्टेंट एंगल क्वेश्चन बनेगा कि हमें भगवानपुर से क्या क्या नहीं प्राप्त हुआ है। भगवानपुर से हमें लौह वस्तुएं यानी लोहे की वस्तुएं और अनाज नहीं मिले हैं। इस भगवानपुर जो हरियाणा में स्थित है, यहाँ से हमें क्या क्या नहीं प्राप्त हुआ है, लौह वस्तुएं यानी लोहे की वस्तुएं और अनाज नहीं मिले हैं। इस भगवानपुर से हमें लोहे की वस्तुएं और अनाज नहीं मिले हैं। तो भगवानपुर जो हरियाणा में स्थित है, वहां से हमें क्या नहीं प्राप्त हुआ है, भगवानपुर जो हरियाणा में स्थित है, वहां से हमें क्या नहीं प्राप्त हुआ है, तो वहां से हमें क्या नहीं प्राप्त हुआ है, वहां से हमें लोहे की वस्तुएं और अनाज नहीं प्राप्त हुआ है। भगवानपुर जो हरियाणा में स्थित है, वहां से हमें लोहे की वस्तुएं और अनाज नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस भगवानपुर से हमें लोहे की वस्तुएं और अनाज नहीं प्राप्त हुआ है। इट इज रिलेटेड। अब यहाँ पे ये जो भगवानपुर से ये प्राप्त की गई है, ये चित्रित भूरे बर्तन, मिट्टी के बर्तन और ये इसमें पॉइंट यहाँ पे देखिए, इस भगवानपुर से जो चित्रित भूरे बर्तन और जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए गए, इसकी टाइमलाइन क्या है, 1600 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास। इसकी जो टाइमलाइन है वो 1600 ईसा पूर्व इसकी टाइमलाइन। भगवानपुर से जो चित्रित भूरे बर्तन और जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए गए हैं, इसकी जो टाइमलाइन है ईसा पूर्व 1600 से ईसा पूर्व 1000, ईसा पूर्व 1600 से ईसा पूर्व 1000। और एक किसकी टाइमलाइन है, ये ऋग्वैदिक काल की टाइमलाइन है। ये किसकी टाइमलाइन है, ऋग्वैदिक काल की टाइमलाइन है। और इसके साथ ही साथ ये जो ईसा पूर्व 1600 है, ये उत्तरवर्ती हड़प्पा का भी टाइमलाइन है। जो ईसा पूर्व 1600 है, ये उत्तरवर्ती हड़प्पा का भी टाइमलाइन है। तो जो उत्तरवर्ती हड़प्पा होता है, यानी जो ये उत्तरवर्ती हड़प्पा होता है, ये
हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो शहर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जारी रहे, उसमें हरियाणा भी आता है, पंजाब भी आता है। जो शहर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जारी रहे उसमें हरियाणा और क्या आता है, पंजाब आता है, उसको हम किस में रखते हैं, उत्तरवर्ती हड़प्पा में रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो शहर जारी रहे उसमें से एक हरियाणा आता है, एक पंजाब भी आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ती हड़प्पा बोलते हैं। उत्तरवर्ती हड़प्पा किसे कहा जाता है, उत्तरवर्ती हड़प्पा क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो शहर जारी रहते हैं उनको हम उत्तरवर्ती हड़प्पा के नाम से जानते हैं। उसमें हरियाणा भी आता है और क्या आता है, पंजाब भी आता है। तो यहां से जो इस भगवानपुर से जो चित्रित भोरे बर्तन और जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं इसकी टाइमलाइन ईसापुर 1600 से क्या ईसापुर 1000 है। तो ये जो ईसापुर 1600 से टाइमलाइन ईसापुर 1000 है, यही टाइमलाइन क्या है, ये टाइमलाइन। जैसे हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वैदिक काल की टाइमलाइन कितनी है, ऋग्वैदिक काल की टाइमलाइन 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कितनी है, 1000 ईसा पूर्व है। ऋग्वैदिक काल की जो टाइमलाइन है वो ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 1000 है। तो इससे पता चलता है कि ये जो टाइमलाइन है, ये जो प्राप्ति की गई ये किससे संबंधित है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। तो ये जो भगवानपुर से ये जो चित्रित भोरे बर्तन प्राप्त किए गए हैं, ये जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए गए हैं, ये जो 13 कमरे वाले मिट्टी के घर प्राप्त किए गए हैं, ये किससे संबंध रखते हैं, ऋग्वैदिक काल से संबंध रखते हैं। ऋग्वैदिक काल से संबंध क्यों रखते हैं, क्योंकि जो प्राप्त की गई है इस भगवानपुर से जो चित्रित भोरे बर्तन और मिट्टी की प्राप्ति की गई है, इसकी टाइमलाइन क्या है, 1600 से 1000 ईसापुर 1600 से ईसापुर 1000 है। और ऋग्वैदिक काल की जो टाइमलाइन है ईसापुर 1500 से क्या ईसापुर 1000 है। तो ये ऋग्वैदिक काल से संबंध रखते हैं, यानी जो उत्तरवर्ती हड़प्पा है ये भी ऋग्वैदिक काल से संबंध रखता है, क्योंकि उत्तरवर्ती हड़प्पा की भी टाइमलाइन क्या है, उत्तरवर्ती हड़प्पा की टाइमलाइन के जो ईसापुर 1600 जो टाइमलाइन है ये उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता की टाइमलाइन के अंतर्गत आता है। तो यानी आप देख रहे हैं कि ये जो हरियाणा के भगवानपुर से जो प्राप्ति की गई है वो किससे संबंधित है, हरियाणा के भगवानपुर से जो प्राप्ति की गई है, जो एविडेंस हमें प्राप्त हुआ वो किससे संबंधित है, वो ऋग्वैदिक काल से संबंध रखता है। पंजाब से, ये जो पंजाब है इस पंजाब से भी हमें चित्रित भोरे बर्तन की प्राप्ति की गई है और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। इस पंजाब से भी हमें चित्रित भोरे बर्तन और क्या प्राप्त किया गया है, यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन की प्राप्त हुई है। पंजाब से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, चित्रित भोरे बर्तन और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। और भगवानपुर से हमें क्या प्राप्त हुआ है, भगवानपुर से हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। भगवानपुर से हमें चित्रित भोरे बर्तन, मिट्टी के बर्तन, 13 कमरे वाले मिट्टी के घर। ये जो 13 कमरे वाले मिट्टी के घर आपको भगवानपुर से प्राप्त हुए, इसकी टाइमलाइन अभी कंफर्म नहीं है, इसकी टाइमलाइन अभी पता नहीं चल पाई है, इसकी टाइमलाइन क्या है। भगवानपुर से जो 13 कमरे वाले मिट्टी के घर प्राप्त हुए इसकी टाइमलाइन क्या है अभी पता नहीं चल पाया है। भगवानपुर से और क्या प्राप्त हुआ है, मवेशियों और घोड़ों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। और इस भगवानपुर से क्या नहीं प्राप्त हुआ है, इस भगवानपुर से क्या नहीं प्राप्त हुआ है, लौह वस्तुएं और अनाज यहां से नहीं प्राप्त हुए हैं। भगवानपुर से हमें लौह वस्तुएं और अनाज नहीं प्राप्त हुए। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।